दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते होंगे या सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड होंगे या सोशल मीडिया पे आपके पेजेस होंगे या अकाउंट होगा, तो निश्चित रूप से आप ट्रेंड भी देखते होंगे। खासकर ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है या गूगल पे क्या ट्रेंड कर रहा है। तो आज ऐसे ही उत्सुकतावश मैं सुबह देख रहा था कि क्या ट्रेंड कर रहा है, तो एक शब्द ट्रेंड कर रहा था और उस शब्द का नाम था पप्पू। तो जाहिर सी बात है, पप्पू का नाम लेते ही एक चेहरा सबके सामने आ जाता है और वो है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी एक बार फिर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, जैसा कि मैंने आज दोपहर में देखा उसको, और पप्पू के नाम से ट्रेंड कर रहे थे। और पप्पू के नाम से जो है बहुत सारे वीडियोस उनके पहले के और बहुत सारे जो है फोटोज़ और बहुत सारे कोट जो है उनके दिखाए जा रहे थे, उनके पक्ष में भी और कुछ विपक्ष में ज़्यादा थे, पक्ष में कम थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों के बाद राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर क्यों ट्रेंड होना पड़ रहा है या क्यों ट्रोल होना पड़ रहा है। संभवतः इसलिए कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने राजस्थान में अपने चुनाव प्रचार के दौरान पनौती शब्द का यूज किया था। पनौती शब्द भी 2 दिन पहले ट्रेंड कर रहा था, मेरे ख्याल से अभी भी ट्रेंड कर रहा है। और पनौती के नाम से जो है आप बहुत सारे ट्वीट्स भी देख सकते हैं, मतलब एक्स पर जो है बहुत सारे पोस्ट आप देख सकते हैं। तो पनौती शब्द कैसे आया ट्रेंड में, ये भी आपको पता ही होगा कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच हो रहा था वर्ल्ड कप में, तो उस दौरान भारत के हारने के बाद जो है बहुत सारे लोग रिएक्शन ले रहे थे। उसमें से एक नामचीन चैनल का रिपोर्टर भी रिएक्शन ले रहा था, और उसी रिएक्शन के दौरान जो है उस आदमी ने, जिसका वो रिएक्शन ले रहा था, उसने किसी को पनौती कहा। और वो पनौती शब्द और वो वाक्य उसका और वो उसकी वीडियो क्लिपिंग जो है पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जी हाँ, उसी के बाद से पनौती शब्द जो है ये ट्रेंड करने लगा, और कुछ लोग इसका ताल्लुक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने लगे, कुछ लोग किसी और से करने लगे। बहरहाल वो ट्रेंड में था। और इसी पनौती शब्द को लेकर जब राहुल गांधी कल राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है किसी ने उनसे ये सवाल पूछ लिया, तो राहुल गांधी ने जो मंच से बोला उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। और इसी की वजह से राहुल गांधी जो है आज एक बार फिर पप्पू के नाम से ट्रेंड कर रहे हैं। प से पनौती और प से पप्पू। नमस्कार, मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज हम बात करते हैं राहुल गांधी की कि क्यों राहुल गांधी जो है आरोप तो मोदी के ऊपर लगाते हैं कि मोदी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं वास्तविक मुद्दों से, लेकिन पिछले 1-2 दिन में राहुल गांधी का जो आप चुनाव प्रचार राजस्थान में देखेंगे, उसे सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी ये लगेगा या समझ में आएगा कि राहुल गांधी भी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का ध्यान अडानी, मोदी और तमाम तरह के नोटबंदी और दूसरे जो तमाम सवाल वो लगातार उठाते आ रहे हैं उनकी तरफ ले जाना चाहते हैं। वास्तविकता राजस्थान की क्या है, राजस्थान को क्या ज़रूरत है, राजस्थान में क्यों पेट्रोल महंगा है, राजस्थान में क्राइम होता है तो सबसे ज़्यादा नाम क्यों आता है राजस्थान में क्यों इतनी ज़्यादा गुटबंदी है, राजस्थान में क्यों इतना जातिवाद है, इस पर वो कुछ नहीं बोलते। राजस्थान में उनकी 5 साल में सरकार ने क्या किया, सिवाय एक इलाज जो देने की बात कहती हैं कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे साहब जो भी कहें, उसके अलावा इन्होंने क्या किया इसके बारे में वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे दोबारा सत्ता में आने पर, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी भी, मैं भी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है करते होंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप जनता का ध्यान किस तरफ ले जा रहे हो? आपके हर भाषण में राहुल गांधी का, अगर आप सारा भाषण उठा लीजिए, आप देख लीजिए, तो राहुल गांधी के हर भाषण में आजकल पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से जातिवाद चल रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो तो एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, आप पहले इसको देख लीजिए किस तरह से वो मंच से ही जो है जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। और लगातार पिछले कई दिनों से वो, पिछले महीने से वो पैरवी करते आ रहे हैं, जब से बिहार में जातिगत जनगणना को, उसके आंकड़े को सार्वजनिक किया गया है। तो पहले आप राहुल गांधी की एक क्लिप सुन लीजिए, जातिगत जनगणना को लेके या जातिवाद को लेके किस तरह से आजकल वो मुखर हो गए हैं। मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि सब जगह
हम भारत माता की जय करते हैं, मैं पता लगाना चाहता हूं इस भारत माता में जात की, हर वर्ग की कितनी आबादी है, पिछड़े वर्ग की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, कि देश में या राजस्थान में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं। यहां पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बताइए, हिंदुस्तान में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कोई नहीं बता सकता। सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है, मगर यह कोई नहीं कह सकता कि भाई 40% है, 50% है, 60% है, 70%, ये कोई नहीं बता सकता। तो सुना आपने। अब जातिवाद की बात करते हुए या जातिगत समीकरण की बात करते हुए राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी चले गए आईएएस अफसरों के ऊपर, प्रशासनिक तंत्र के ऊपर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऊपर चले गए और उनका ये कहना है कि सिर्फ 90 आईएएस और एक कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और उस 90 आईएएस अफसरों में जो मुख्य पदों पर बैठे हैं उसमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो ओबीसी, एससी या एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन तीनों को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो मेरा ये सवाल है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं और साबित क्या करना चाहते हैं? आईएएस की नौकरी चुनाव नहीं है कि आदमी चुनाव लड़के जीत ले। आईएएस की नौकरी की परीक्षा देनी पड़ती है और हमारे संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो आरक्षण मिलना चाहिए, यूपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है और यूपीएससी इस परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में पूरी तरह से आरक्षण के मानदंडों का पालन भी करता है। आपको शायद पता होगा कि ओबीसी के लिए 25% और 15% जो है एससी के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% का रिजर्वेशन ऑलरेडी यूपीएससी की परीक्षाओं में है। बहरहाल हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आईएएस को लेकर, प्रशासनिक सेवा को लेकर और भारत सरकार में आईएएस कितने हैं या कितने आईएएस जो सरकार चला रहे हैं, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर हम उनसे दोबारा सवाल ये पूछेंगे कि क्या आपने कभी आईएएस की परीक्षा दी है और अगर दी है तो बताइए, नहीं दी है तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आईएएस की परीक्षा में आरक्षण है कि नहीं है। देश को एमपी और एमएलए नहीं चलाते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनना चाहते हो, इस मीटिंग के बाद आप जाओ, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो भैया क्या बनना चाहते हो, आपको बोलेगा मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस अफसर चलाते हैं। एमएलए एमपी 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। आईएएस के अफसर एक बार बैठ जाते हैं तो 30-35 साल वो काम करते हैं। तो देश को 90 लोग चलाते हैं। नेशनल सरकार जो है उसको 90 लोग चलाते हैं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 लोग प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हम पिछड़ों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, दलितों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है इस 90 में से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने? यह सवाल मैंने नरेंद्र मोदी के सामने पूछा पार्लियामेंट हाउस में। दिल्ली की सरकार में इन 90 लोगों से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? और जब मैंने आंकड़ा देखा मैं हिल गया। 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं।
सिर्फ 3। मैं आपको स्टेट से बता रहा हूं, आपकी आबादी कम से कम 50% है देश में, और वो जो 90 में से 3 है वो एक कोने में बैठे रहते, उनको कोई काम नहीं दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी मंत्रिमंडल रखे हैं ना, कोने में छोटा सा काम दे रखा है। अगर हिंदुस्तान सरकार 100 रुपए खर्च करते तो वो ओबीसी अफसर जो हैं 3, उनकी भागीदारी 5 रुपए पे, आबादी 50%, भागीदारी 5%। तो सुन लिया आपने। अब मैं अपना सवाल फिर से एक बार दोहराता हूं, राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली आईएएस की परीक्षा के बारे में आपको कितनी जानकारी है? अगर है तो उसे सार्वजनिक करिए, उसे भी मंच से सार्वजनिक करिए, और मंच से ये कहने की हिम्मत रखिए कि भैया आईएएस की परीक्षा में जो है ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, विकलांग नहीं है। विकलांगों के लिए भी 4% का आरक्षण है, अगर आपको पता हो तो। साथ ही साथ इनको 3 साल और 5 साल अतिरिक्त छूट मिलती है परीक्षा देने के लिए। यानी अगर जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार जो है वो 30 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकता है, तो ये 33 साल और 35 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि क्या बिना पढ़े इनको आईएएस की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, बिना परीक्षा पास किए इनको आईएएस की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, बिना इंटरव्यू दिए इनको आईएएस की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, या इनके लिए जो पेपर है इनके लिए सरल बना दिया जाए, या इनके लिए कॉपी में अगर जनरल को 2 नंबर मिलते हैं तो उसी सवाल पे इनको 4 नंबर दे दिए जाएं? क्या किया जाए आप बताइए? या तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा जो है वो 75% कर दी जाए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने भी किया है, जिसपे कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आर्थिक रूप से गरीबों के लिए 10% का आरक्षण पहले से प्रावधान किया गया है। तो आप इन परीक्षाओं के बारे में या सरकारी नौकरियों के बारे में अपने विचार क्लियर कर दीजिए, अपने थॉट्स क्लियर कर दीजिए, सबके सामने रखिए कि आखिर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए क्या चाहते हैं। उनके लिए सॉल्वर बिठा दिया जाए आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में, या आप चाहते हैं कि बिना परीक्षा दिए उनको सेलेक्ट कर लिया जाए? कोई रास्ता बताइए आप। तो हो सकता है मोदी जी विचार करें, हो सकता है बाकी सरकारें विचार करें, जो राज्य सरकारें अपने यहाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम लेती हैं उसमें सुधार करें। या तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 75% कर दिया जाए या 90% कर दिया जाए, तो उसको साफ साफ कहिए। लेकिन आईएएस की परीक्षा में सिर्फ जनरल लोग बैठे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि ऑलरेडी यूपीएससी में आरक्षण का प्रावधान जारी है, चल रहा है। कृपा करके इस चीज़ को आप क्लियर करें देश की जनता के सामने में भी, और आईएएस की परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र बैठते हैं उनके लिए भी, कि आखिर आप क्या चाहते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सुधार चाहते हैं, क्या चाहते हैं, या आरक्षण जो अभी 50% है उसको आप 75% करना चाहते हैं, या 80% करना चाहते हैं, या 100% करना चाहते हैं। जनरल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते आप। तो दोस्तों बस आज इसी सवाल पे ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।